नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के 6 ऐसे पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की कुछ ऐसी रूल्स हैं, कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित की गई हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खाता धारक हैं यानी बचत खाता धारक हैं और आप सेविंग अकाउंट की उन लिमिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपके ऊपर 400% तक की पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनाल्टीज होती हैं बहुत ही हैवी पेनाल्टीज होती हैं। तो इसलिए आप सभी को यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी का बचत खाता अवश्य है। आज की डेट में अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास एक भी बचत खाता ना हो। तो अगर आपके पास में भी एक बचत खाता है तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं सेविंग अकाउंट के सभी पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आपको सब कुछ बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूं कि आखिर इनकम टैक्स के द्वारा कौन कौन सी लिमिट्स बनाए गए हैं, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, किन्हें आपको फॉलो करना है, कितने रुपए आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एक दिन में आप कितना जमा कर सकते हैं, एक साल में आप कितना जमा निकासी कर सकते हैं। यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि, तो इनसे आप कितना रुपया सेंड कर सकते हैं, कितना रुपया रिसीव कर सकते हैं, एक साल में आप कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं, एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है। क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जहां उसे लगता है कि जीरो बैलेंस से सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है तो ओपन करा लेता है। तो आखिर इनकम टैक्स के द्वारा क्या रूल निर्धारित किए गए हैं, क्या लिमिट्स बनाए गए हैं इनके लिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। इन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपको बारीकी से समझाने वाले हैं कि आखिर इनकम टैक्स ने क्या लिमिट्स बनाई हैं इनके लिए। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक साल में आप कितने रुपए नगद जमा कर सकते हैं और कितने रुपए नगद निकासी कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस ना आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कितने रुपए एक साल में निकालने पर और कितने रुपए नगद जमा करने पर छूट दे रखी गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो दिया गया है वहाँ पर एक ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। जब आप जाएंगे, इसे सर्च करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक नगद जमा कर सकता है और 10 लाख रुपए तक ही वह नगद निकासी भी कर सकता है। अगर इस लिमिट को वो क्रॉस करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे कभी भी नोटिस भेज करके उसका जवाब मांग सकता है। तो अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो उसका आपके पास सोर्स पता होना चाहिए कि आपको पैसा कहाँ से मिला। अगर आपके पास में लीगल सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई पैसा ऐसा है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर 60% से लेकर के 400% तक पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि 5 लाख रुपए की है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो अनएक्सप्लेन में चला जाता है, तो उस दशा में क्या होगा कि 5 लाख रुपए का आप 400% समझ सकते हैं कि 20 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा। तो उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टीज हो जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको लिमिट जो बनाई गई है इनकम टैक्स के द्वारा, अगर आप सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं तो आप इन लिमिट्स को क्रॉस ना करिए, इन लिमिट्स तक ही रहिए तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ को और आपको ध्यान में रखना है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं उन सभी को जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपका एक अकाउंट SBI में है, एक अकाउंट बड़ौदा में है, एक अकाउंट PNB में है और भी कहीं आपका अकाउंट है, तो उन सभी अकाउंट से आप 5-5 लाख रुपए करके निकाल लेंगे या फिर आप सभी अकाउंट में 5-5 लाख रुपए करके जमा कर देंगे। ऐसा नहीं है, सभी अकाउंट को जोड़ करके एक फाइनेंशियल ईयर की आपकी लिमिट तय की जाती है, वो है 10 लाख रुपए। आप बचत खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और सभी अकाउंट में जोड़ करके। मान लीजिए आपने PNB में 5 जमा किए, 2 आपने SBI में जमा किए, 3 आपने बड़ौदा में जमा किए, तो इस तरह से आप 10 लाख तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम 10 लाख SBI में जमा कर दें, 10 लाख PNB में कर दें या 5 लाख बड़ौदा में कर दें, तो उस दशा में आप लिमिट को क्रॉस करिए माने जाएंगे और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस अगले 8 सालों में कभी भी भेज सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप 2023 में आपने लिमिट को क्रॉस किया तो 24, 25, 26 में आपको नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस आपको 23/8/2031 तक कभी भी आ सकता है। और आपके जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, उनके जो भी आपके सोर्स हैं, उन्हें आप अगले 8 सालों तक सुरक्षित रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी आपसे एक सिंगल ट्रांजैक्शन की जवाब मांग सकता है कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला था या फिर इतना बड़ा अमाउंट आपने विड्रॉल किया था तो ये पैसा आपने किसको दिया था, कहाँ पर दिया था, इसका जवाब दीजिए। तो उनके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप सुरक्षित रखिए, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, वरना भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी हो सकती है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि कहाँ आता है इनकम टैक्स का नोटिस। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि आज के समय में इनकम टैक्स का नोटिस बहुत ज़्यादा आने लगा है। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। जिनके पास आया है उनसे आप पूछिए कि वो कितना परेशान हैं। वो लोग डिप्रेशन में चले गए कि आखिर हम इस पेनाल्टी को कैसे पे करें, जबकि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका किसी गलत तरीके से पैसा उनके खाते में नहीं आया था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिसे वो बता सकते हों। और जो इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मान जाते कि आपने उन्हें कुछ भी समझा दिया, वो आपकी बात मान गए और चलो ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। आपको सोर्स देना होगा कि पैसा आपको कहाँ से मिला था, सारी डिटेल्स आपको चेक करानी होंगी, तभी आप बच पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप 10 लाख रुपए तक की लिमिट है आपकी। हाँ, ये है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं, उसमें आप 15 लाख 20 लाख रुपए अपने ITR में अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस भेजता भी है तो आप उसका जवाब दे देंगे कि मेरे पास पैसा है, कहाँ से आया, क्योंकि आप ITR में तो दिखा ही रहे ना कि ये पैसा जो मैं 15 लाख 20 लाख पर साल अपनी इनकम दिखा रहा हूँ, तो कहीं से तो आप दिखा रहे होंगे ना कि इनकम हो रही है, तो फिर वही जवाब आपको दे देना होगा उस नोटिस के माध्यम से। लेकिन आप ITR फाइल कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए का और आपके सेविंग अकाउंट में 1 साल में पैसा जमा हो रहा है 12 लाख रुपए, तो उस दशा में आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। वही चीज़ निकासी में भी है कि आप 10 लाख रुपए से अधिक कैश में विड्रॉल ना करिए। मैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की ही बात कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में जो भी पैसा आएगा उसके भी आपको जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें सुरक्षित रखना होगा कि ये पैसा आपके खाते में कहाँ से आया। लेकिन मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि ट्रांसफ़र्स की क्या लिमिट है। ट्रांसफ़र से आपके खाते में जो भी पैसा आया है उसका तो रिकॉर्ड ऑलरेडी है गवर्नमेंट के पास कि जिस खाते से पैसा आया है, जब भी इनकम टैक्स चाहेगा उससे जवाब मांग लेगा कि आपने इनको पैसा दिया था, किस चीज़ के लिए दिया था। आपके खाते में पैसा आया, चाहे वो चेक के माध्यम से आया हो या नेफ्ट RTGS के माध्यम से आया हो या UPI के माध्यम से आया हो, तो उसका एक रिकॉर्ड है कि पैसा कहाँ से किस खाते में गया है। तो इसलिए उसमें दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दिक्कत कैश में है। अगर आप कैश 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कर देते 1 साल में, तब आपके लिए दिक्कत है, और कैश अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए से अधिक विड्रॉल कर लेते हैं तब दिक्कत है आपको। अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में यानी सिंगल डे में सिंगल ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का कर सकता है ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इसकी लिमिट जो इनकम टैक्स के द्वारा बताई गई है वो है 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं एक दिन में अपने एक अकाउंट में, तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वही चीज़ विड्रॉल पर भी है कि आपको 2 लाख रुपए से अधिक एक दिन में कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। आप ट्रांसफ़र के माध्यम से, RTGS के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से पेमेंट करिए, UPI के माध्यम से पेमेंट करिए, लेकिन आप कैश में 2 लाख रुपए से अधिक ना ही डिपॉजिट करिए एक दिन में, और ना ही आप विड्रॉल करिए। इससे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने इतना पैसा 2 लाख रुपए से ज़्यादा निकाला है तो ये पैसा आपने क्या किया, और अगर आपने डिपॉजिट किया था तो ये पैसा आपको कहाँ से मिला था। उसका अगर सोर्स है आपके पास, आप एक्सप्लेन कर ले गए तब तो बच जाएंगे। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए की FD करवा सकते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी भी जो लिमिट्स हैं वो 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS कट करके दिया जाता है बैंकों के द्वारा, कि इनकम टैक्स का कहना है कि अगर आप 1 साल में 10,000 रुपये तक इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये से अधिक अपनी FD से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो आपकी FD चाहे जितनी हो और चाहे जितने बैंकों में हो, अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से अधिक हो रहा है तो फिर आपको 10% TDS कटेगा और वो आपका जमा हो जाएगा। ऐसा वो आपके जो TDS अकाउंट होता है उसमें जमा हो जाता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का TDS अकाउंट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। आपका जो पैसा, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट 1 साल में 15,000 रुपये हुआ और उस 15,000 का 10% आपका 1,500 रुपये कट गया, आपको FD का इंटरेस्ट सिर्फ 13,500 रुपये मिला। अगर आप चाहें तो उसे रिटर्न भी ले सकते हैं। जब आप ITR फाइल करेंगे, आप अपना सोर्स बताएंगे कि मुझे इंटरेस्ट कहाँ से मिला है, मेरी इतनी इनकम है, तो वो आपको वापस मिल जाएगा 1,500 रुपये। लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो पैसा उनका चला जाता है, TDS जो कट जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे इस FD पर सिर्फ 13,500 रुपये ही ब्याज मिला है, जबकि ब्याज उनका 15,000 हुआ था, 1,500 उनका TDS कट गया। तो मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए से अधिक की FD एक फाइनेंशियल ईयर में मत कराइए। अगर आप इससे ज़्यादा की FD कराते हैं तो फिर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे पूछ सकता है कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए, उसका आपको जवाब देना होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी लिमिट्स नहीं बनाई गई हैं, कहीं कोई रूल नहीं है ऐसा, ना ही RBI के द्वारा, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आपकी जितनी मर्जी चाहे आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं।
उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं कि ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि DICGC के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए का ही बीमा दिया जाता है एक बैंक के द्वारा। तो अब मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आपका एक खाता है सिर्फ SBI में, और आपने उस सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। लेकिन हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि SBI बैंक डूब जाए, और अगर SBI डूब जाता है तो उस दशा में क्या होगा कि आपको DICGC के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपका बीमा सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही है। अब वहीं अगर मान लीजिए आपके खाते 4 बैंकों में हैं, एक खाता SBI में है, एक PNB में है, एक बड़ौदा में है, एक बैंक ऑफ इंडिया में है, और सभी में आपने 5-5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं चारों बैंकों में। तो अगर मान लीजिए ये कोई एक बैंक डूब जाता है या 2 बैंक डूब जाते हैं, तो उस दशा में आपको 5-5 लाख रुपए सभी बैंकों से मिल जाएंगे। जितने भी बैंक डूबेंगे उन सभी बैंकों से DICGC के द्वारा आपको 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अधिकतम आपको 5 लाख रुपए ही मिल सकते हैं, भले ही आपका 10 लाख जमा हो या 15 लाख जमा हो, लेकिन उस बैंक के द्वारा आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही DICGC के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये तो हो गए फ़ायदे अधिक। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कभी आप एक बैंक पर ही आप डिपेंड हैं, उस बैंक का सर्वर नहीं है या कोई दिक्कत आ गई, तो उसमें फिर आपको परेशानी हो सकती है ट्रांजैक्शन करने में। लेकिन अगर आपके खाते 2 बैंकों में हैं, 3 बैंकों में हैं, तो इस बैंक का सर्वर नहीं चल रहा तो आप दूसरे बैंक से काम चला लेंगे, दूसरे का नहीं चल रहा तो आप तीसरे बैंक से काम चला लेंगे। तो ये भी फ़ायदे होते हैं अलग अलग सेविंग अकाउंट रखने के। अब हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, यानी नुकसान क्या है ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने के। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मेंटेन करना होगा एवरेज बैलेंस, जो आपको अपने खाते का मेंटेन करना होता है। अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके खाते से चार्जेस डेबिट होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 6-7 सेविंग अकाउंट हैं, तो आपको सभी में अपना जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा आपके सभी अकाउंट से जो पर साल यानी प्रतिवर्ष का जो डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो भी आपको पे करने होंगे। चेकबुक के जो चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने होंगे। तो कुल मिलाकर के जितने ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस भी आपको देने होंगे। SMS अलर्ट के चार्जेस होते हैं वो भी आपको सभी अकाउंट में देने होंगे। तो ये भी आपका डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन आपका काम जितने सेविंग अकाउंट से चले उतने सेविंग अकाउंट आपको रखने चाहिए। वैसे मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरी आपको ये राय है कि कम से कम आप 2 सेविंग अकाउंट जरूर रखें। एक से कभी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप 2 रखेंगे तो बेनिफिट रहेगा। कभी सर्वर नहीं है तो आप दूसरे बैंक से काम चला लेंगे, और अपना पैसा दोनों बैंकों में रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बैंक में सारा पैसा रखें, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ना ही आपको आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, ना OTP लोग शेयर कर रहे हैं, ना लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो उस दशा में अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 सेविंग अकाउंट हैं और सभी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जमा है, 3-3 लाख रुपए मान लीजिए तीनों अकाउंट में जमा है, 3 सेविंग अकाउंट हैं, तो अगर आपके एक सेविंग अकाउंट के साथ फ्रॉड होता है तो आपका एक ही खाता जीरो होगा। अब मान लीजिए अगर आपके 9 लाख रुपए सिर्फ एक ही अकाउंट में होते तो पूरा साफ हो जाता, लेकिन चूंकि आपका एक ही अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ तो एक अकाउंट आपका पैसा गया 3 लाख रुपए, लेकिन बाकी 2 बैंकों में आपके 3-3 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो ये भी फ़ायदे होते हैं। नुकसान और फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो आपका जितने से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं UPI के माध्यम से, यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि जो भी UPI के ऐप्स हैं, इनसे आप कितने रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं और कितने रुपए आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी फ़िलहाल कोई गाइडलाइन इनकम टैक्स के उसमें नहीं है ट्यूटोरियल में कि आप इतने रुपए सेंड कर सकते हैं, इतने रुपए रिसीव कर सकते हैं। देखो बात जहाँ तक सेंड करने की है तो आपका पैसा है, आपके सेविंग अकाउंट में है, आप किसी को कितना भी सेंड कर सकते हैं, उससे आपको विशेष कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है रिसीव करने में कि आपने जो पैसा अपने पास अपने सेविंग अकाउंट में रिसीव किया है। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, आप उसका पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, तो आज से ही आप बंद कर दीजिए। मैं आपको अपना एक ओपिनियन बताना चाहता हूँ, एक लिमिट भी बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप 5,000 रुपये से अधिक अपने सेविंग अकाउंट में प्रतिदिन UPI के माध्यम से ले रहे हैं तो आज से ही आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी लिमिट्स एक साल में 7-8 लाख रुपए पहुंच जाती है रिसीव करते हुए UPI के माध्यम से, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आपका जब बिजनेस है कोई, क्योंकि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो बिजनेस का पैसा नहीं माना जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नहीं मानेगा। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, आपके बिजनेस के लिए नहीं होता है। आप बिजनेस का 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते। और आप उनसे बताएंगे कि मेरा बिजनेस का पैसा है, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई सामान बेचता हूँ जिसके बदले में पैसा लेता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर
आपका पैसा कोई बिजनेस का आपके खाते में आता है यूपीआई के माध्यम से, तो आप एक करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है, सेविंग अकाउंट के लिए नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस का पैसा ले रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो आज से ही आप बंद कर दीजिए, एक अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उसे में आप यूपीआई एक्टिव कर लीजिए और उसमें आप जितनी मर्जी चाहे आप पैसा ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 5-7 हज़ार रुपये पर डे अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि महीने की फिर आपकी जो लिमिट्स होगी 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगी रिसीव करते करते। तो प्रति माह अगर आपके खाते में 2-2.5 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं तो साल का आपके खाते में आराम से 10-12 लाख रुपए हो जाएगा। उस दशा में आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि आप सामान बेच रहे हैं तो उसमें आपको मुनाफा तो 2%, 3%, 5% या 10% हो रहा मैक्सिमम। और जब पैसा आपके सेविंग अकाउंट में सारा आ रहा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा अब 12 लाख रुपए में आपको कितना बच जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 2 लाख रुपए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि आपकी 12 लाख रुपए इनकम है, क्योंकि आपने पैसा सेविंग अकाउंट में लिया है। तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं होगा कि आपकी ये इनकम नहीं है और आपकी एक्चुअल में इनकम नहीं है, आपने तो सामान बेचा है, बदले में पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया है। तो इसलिए आज से ही बंद कर दीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर आप बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, आप करेंट अकाउंट ओपन करवाइए और उससे आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन करिए। सेविंग अकाउंट से सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज के, अपने घर के जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें करिए, पर्सनल यूज के ट्रांजैक्शन को करिए। बिजनेस के 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन आप सेविंग अकाउंट में मत करिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स की जो पेनल्टी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो 60% से लेकर के 400% तक होती है, जो कि बहुत हैवी होती हैं। अदा करना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।